नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर दोस्तों मैं ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ, तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। बाकी टॉपिक्स के लिए आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की पाकिस्तान के अंदर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और वो क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और हिंदी में बड़ी साफ तौर पर आता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का फेल होने का बार बार क्या कारण है दोस्तों। तो उसको हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको 4 मार्क्स में कवर अप कराऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ द लैंड ओनिंग एंड क्लर्गी क्लास इन द पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के अंदर क्लर्गी मतलब रिलीजियस क्लास, तो धार्मिक क्लास का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और ज़मींदार जो भी रिचेस्ट कुछ जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो धार्मिक रोल का मतलब दोस्तों क्या है कि वहाँ पर लोग जो है धार्मिक नेताओं के भाषणों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उन नेता जो धार्मिक नेता होते हैं उनका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका वर्चस्व पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है और वो लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लास इन द पाकिस्तान, बल्कि देयर वाज अ हाईली डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लास इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सेना का प्रभुत्व दोस्तों बहुत ज़्यादा है। सेना का प्रभुत्व का मतलब सेना का जो दबदबा है राजनीति के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और सेना के रूल को पूरी तरीके से लोग भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को सरकार से ज़्यादा भरोसा वहाँ की सेना के ऊपर है। उनको लगता है कि भारत से बदला लेने की बारी आएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है सेना का मजबूत होना। और इसीलिए दोस्तों वहाँ के लोगों का सेना के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना वहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म करता है दोस्तों। ख़त्म कैसे करता है कि सेना के पास इतनी पावर होती है कि वो कभी भी सरकार को ओवरटेक कर लेती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट कहता है द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज लेस एज कंपेयर टू द मिलिट्री, सो द मिलिट्री कैन इजीली ओवरथ्रो द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो चुनी हुई सरकार होती है दोस्तों, वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर, उसकी पावर्स काफ़ी कम होती हैं, खास तौर पर मिलिट्री के कंपैरिजन में कम होती हैं। और यही रीज़न होता है कि दोस्तों कभी भी मिलिट्री का कोई भी जनरल या कोई भी आर्मी मेंबर या आर्मी ऑफिशियल बड़े ही आराम से सरकार को उखाड़ फेंकता है और अपने आप को डिक्लेयर कर देता है राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री दोस्तों। तो ये कुछ रीज़न है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर बार बार जो सेना है वो अपना दबदबा दिखा के, अपना वर्चस्व दिखा के सरकार को बर्खास्त कर देती है दोस्तों। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर वॉज अ लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट टू द पाकिस्तान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों कोई भी जेन्युइन सपोर्ट करने को पाकिस्तान को तैयार नहीं होता, कोई भी जेन्युइन हेल्प नहीं करता है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके दोस्तों। तो टॉपिक था हमारा पाकिस्तान का, 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2 पार्ट्स में इसका टॉपिक डिवाइड है दोस्तों। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे बांग्लादेश को आज़ादी मिली, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश की जो राजनीति थी वो किस तरीके से बदलाव लाई दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टिल 1971। आज़ादी के बाद आपको पता था, आपको बताया चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि 2 पाकिस्तान बने थे, ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हो कि 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड, परेशान थे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से दोस्तों, और वो अपने लिए किए गए अनफेयर ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे दोस्तों। और इसी अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान थे जो वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रहे थे दोस्तों। और इस आंदोलन के अंदर उनकी मांग यही थी कि पूरी तरीके से लोकतंत्र आए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बंद किया जाए दोस्तों। और इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, इसी बीच
1970 के अंदर पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए दोस्तों, और इस चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग। आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली पाकिस्तान के अंदर, और इस आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों। तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने वाले थे पाकिस्तान के, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसी बीच जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया दोस्तों। अब जेल में क्यों डाल दिया, इसका जवाब आपको पिछले टॉपिक से मिल चुका होगा कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था मिलिट्री का, और मिलिट्री बड़े आराम से कभी भी किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकती थी। तो ये रीज़न था दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी सपोर्टर्स थे उन सभी सपोर्टर्स को या तो मार दिया गया दोस्तों, या उनके प्रोटेस्ट को कुचल दिया। और ऐसे में दोस्तों क्या हुआ, बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर्स के अंदर घुसने लगे। अब एंट्री होती है दोस्तों भारत सरकार की। भारत सरकार इसी बात का वेट कर रही थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, इंडिया ने पूरी तरीके से इस मैटर के अंदर इंटरफेरेंस किया। और इंडिया के इंटरफेरेंस करने का मतलब था कि लड़ाई अब इंडिया और पाकिस्तान की हो गई थी। तो 1971 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसके अंदर इंडियन ट्रूप्स ने, हमारे जो फौजी थे, उन्होंने पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री सोल्जर्स को पूरी तरीके से सरेंडर करवाया था, उनको घेर लिया था, जिसके जवाब में एक नया देश निकल के आया जिसका नाम था बांग्लादेश। तो इस जंग का नतीजा था बांग्लादेश, और हम समझ सकते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को दोस्तों आज़ादी मिली। तो ये टॉपिक था दोस्तों कि बांग्लादेश किस तरीके से आज़ाद हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद की कहानी की। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को जेल से निकाला गया और शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, शेख मुजीबुर रहमान 1975 तक तो राष्ट्रपति रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आई तो शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान के अंदर बदलाव किए, संविधान के अंदर चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया दोस्तों। इसका मतलब ये था कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से दोबारा से खतरे में डाल दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। अब क्या था दोस्तों, देश के अंदर दोबारा से मिलिट्री रूल था। मतलब जो कहानी पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू थी वही कहानी अब बांग्लादेश के अंदर दोबारा से कंटिन्यू होने लगी। वो प्रॉब्लम थी द मिलिट्री रूल, सेना का शासन दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काफ़ी टाइम तक लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलते रहे, सेना की सरकार चलती रही, और फाइनली 1990 के बाद वहाँ पर चुनाव हुए, और 1990 के बाद बांग्लादेश के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी चलती हुई आ रही है। तो आप ये बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि 1990 के बाद बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरीके से मजबूत होना शुरू हुई दोस्तों। बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश देश के बीच में संबंध, और इसके हम कुछ पॉइंट्स नेगेटिव करेंगे और कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो नेगेटिव रिलेशन की बात करें, सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके, उसके पानी के बंटवारे को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इंडिया अक्सर अनहैप्पी रहता है कि बांग्लादेश से जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं कुछ ऐसे जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुस जाते हैं, इस चीज़ से भी भारत नाखुश रहता है दोस्तों। तो ये रहे थे पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं पॉजिटिव रिलेशंस की। पॉजिटिव रिलेशन की बात करें तो पिछले 10-15 सालों में दोनों ही देशों के काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारे मैटर्स, इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके बीच में कॉपरेशन शुरू करना भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुआ है, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो टॉपिक था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पॉजिटिव रिलेशंस का दोस्तों। अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा सार्क, SAARC। इसकी फुल फॉर्म हम लिखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। मतलब अब नाम से समझ सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया गया था कि रीजन के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, रीजन के अंदर कॉपरेशन बनाए रखने के लिए किस तरीके से ये ग्रुप, ये जो देश हैं आपस में सहयोग बढ़ा सके, इसके लिए सार्क को बनाया गया। इसकी शुरुआत हुई 1985 के अंदर, और सार्क को बनाने का पर्पस यही था
कि रीजन के अंदर शांति बनाए रखी जाए और इन देशों के बीच में कॉपरेशन को इवॉल्व किया जाए दोस्तों। और इसी बीच सार्क के अंदर साफ्टा साइन हुआ। साफ्टा का बड़ा सिंपल सा काम था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका पर्पस भी यही था कि रीजन के अंदर, इन 7 देशों के अंदर जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर 20% टैरिफ रेट्स को कम किया जाए दोस्तों। साफ्टा के बारे में बात करें तो 2004 के अंदर ये बना, 2006 के अंदर ये साफ्टा लागू हुआ दोस्तों। हालांकि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से साफ्टा को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई और इसके पीछे रीज़न यही है कि साफ्टा के जितने भी जो सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी देशों के आपस में डिस्प्यूट्स रहते हैं और ज़्यादा भरोसा एक दूसरे के ऊपर देशों को नहीं है दोस्तों। तो ये टॉपिक था सार्क, जो कि आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको डाउट हो 12th क्लास का या ग्रेजुएशन का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।